गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फर्स्ट एड के बारे में और हमने ये जाना था कि द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर या बिफोर प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड देने से पहले आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एड के बारे में। तो फर्स्ट एड के बारे में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपने जाना था, और फर्स्ट एड वही देता है जिसको फर्स्ट एड के बारे में पता होता है। थोड़े बहुत दवा की जानकारी होनी चाहिए, जो बेसिक दवाइयाँ होती हैं या बेसिक ऑइंटमेंट्स होते हैं, बेसिक जो है बैंडेज वगैरह लगाने, इतना थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, जो ये सारी चीज़ें कर पाता है वही फर्स्ट एड देने लायक है। ठीक है, वैसे बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और कोई भी इंसान ये फर्स्ट एड देना सीख सकता है बहुत ही आसानी से। बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं, तो आप उनको जो है यूट्यूब पे तो आप वैसे भी बहुत ज़्यादा जाते होगे, तो आप एक बार उसको सर्च कर सकते हो, फर्स्ट एड जो है वो कैसे कैसे टाइप के होते हैं। तो हमें बस इतना आइडिया लगना था कि फ़र्स्ट एड में होता क्या है, फ़र्स्ट एड क्यों इम्पोर्टेंट होता है। फ़र्स्ट एड कई बार ऐसा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कई लोगों की जान भी बचा लेता है। ठीक है, तो वो टॉपिक हमारा कवर हो गया था। उसके पहले हमने जो भी सेफ्टी मेजर्स थे वो सब हमने कवर किया हुआ था। अब अगला टॉपिक आता है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग अगर हो तो उस केस में फ़र्स्ट एड कैसे देना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एड हमने एक बेसिक आइडिया, जनरल आइडिया लग गया था कि फ़र्स्ट एड में होता क्या है। अब अगर किसी को पॉइजनिंग हो जाए उस टाइम में फ़र्स्ट एड कैसे देंगे, तो उसके बारे में कह रहा है, नेप्थलीन बॉल्स, नेल पॉलिश, डिटर्जेंट्स एट्सेट्रा आर पॉइजनस इफ़ सॉलोड। अगर किसी ने नेप्थलीन बॉल, नेल पॉलिश, डिटर्जेंट्स ये सब अगर निगल लिया, सॉलो कर लिया, तो ये पॉइजनस हो सकता है, ये डेंजरस हो सकता है। दिस शुड बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। और सीधी सी बात है, नेप्थलीन बॉल जो आप लोग तो खाओगे नहीं, नेल पॉलिश आप लोग खाओगे नहीं, डिटर्जेंट्स आप लोग खाओगे नहीं, लेकिन जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं वो तो बिल्कुल ना समझ होते हैं। अगर उनके सामने कुछ भी रखा हुआ दिख गया तो वो तो ज़्यादातर चीज़ें मुंह में ले लेते हैं, है ना, मिट्टी खा लेते हैं। और इसीलिए जो है इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए होता है और टाइटली पैक्ड होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि जो भी इस तरह की डेंजरस चीज़ें हैं जो छोटे बच्चे गलती से खा सकते हैं, उन चीज़ों को बच्चों के रीच से दूर रखना है, उनको प्रॉपर टाइटली पैक्ड रखना है। इन केस ऑफ पॉइजनिंग, मेक द विक्टिम रेंज हिज माउथ एंड रश हिम टू ए डॉक्टर। तो अगर पॉइजनिंग हो भी जाती है गलती से किसी को, तो सबसे पहला काम है कि उसके मुंह को अच्छे से धुलवाओ, मतलब उसको कुल्ला करवाओ, और उसके बाद जल्दी से उसको डॉक्टर के पास ले जाओ। उस केस में जो है बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा कुल्ला करवाओ, मुंह साफ़ हो जाए उसका ताकि डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर को दिक्कत ना हो, बहुत ज़्यादा गंदगी का सामना ना करना पड़े डॉक्टर को। ठीक है, तो पॉइजनिंग केस में बस इतना सिंपल सा है। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्या हुआ, खाना रखा हुआ था और खाना आपने किसी ने घर घर पे बनाया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना था, लेकिन बच गया तो अगले कुछ दिनों के लिए रख दिया। अब क्या हुआ, फूड जो है बासी हो गया, उसमें जो है पॉइजनिंग हो गई। वो उसी को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। अगर बासी हो जाता है, ख़राब हो जाता है खाना, तो उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। अगर खा लेते हैं तो उसको फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उस केस में भी बहुत सारे, वैसे तो वो तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ताज़ा जितना ज़्यादा कोशिश करो कि ताज़ा खाना खा सको उतना ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो उससे कभी भी किसी तरह की पॉइजनिंग अगर हो रही हो तो सबसे पहली बात तो डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। इस केस में बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला टॉपिक आता है नोज़ ब्लीडिंग। नोज़ ब्लीडिंग में इसमें कह रहा है, नोज़ ब्लीड्स आर कॉमन ड्यूरिंग द हॉट समर डेज। इन केस ऑफ नोज़ ब्लीड्स, गर्मी के मौसम में नोज़ ब्लीड्स बहुत होते हैं, बहुत सारे लोगों को होते होंगे, नाक से खून निकल आना, जो कि प्रिटी कॉमन है, इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। ठीक है, तो अगर नोज़ ब्लीड हो रहा हो तो उस केस में क्या करना चाहिए, लूजन द क्लोथिंग अराउंड द नेक के अराउंड जो क्लोथिंग है उसको लूज़ करना है। मतलब आपका जो गर्दन है वो टाइट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ढीला होना चाहिए। सिट अपराइट विद द हेड स्लाइटली टिल्टेड फॉरवर्ड।
अच्छा, इस चीज़ को लेके बुक में थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। बुक में दिया हुआ है कि हमें पीछे की तरफ झुक जाना चाहिए। जैसे इस फिगर में दिया हुआ है, ये जो राइट साइड वाला फिगर है, इसमें जैसे दिया हुआ है उस तरह से बुक में देने के लिए बोला, करने के लिए बोला है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा करना होता है कि थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाना चाहिए होता है। बिल्कुल सीधा आपको बैठना है और उसके बाद थोड़ा सा अपने सिर को आगे की तरफ झुका लेना है। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली विद योर फिंगर्स। और जिस साइड से ब्लीडिंग हो रही है, आपके नाक के जिस छेद से ब्लीडिंग हो रही है, उस छेद को अपने एक उंगली से बिल्कुल सॉफ्टली जो है, फर्मली, थोड़ा सा हार्ड ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे उसको दबाना है ताकि उसमें से खून ना निकले, ठीक है, बाहर ना निकले, बाहर गिरे नहीं। याद रखना, बुक में दिया हुआ है कि पीछे की तरफ झुकना है, लेकिन असली में क्या होना चाहिए, आगे की तरफ झुकना है, बिल्कुल सीधे बैठ के। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली विद योर फिंगर्स। कीप एन आइस पैक और वेट क्लोथ ऑन द नोज एंड ऑन द बैक ऑफ द नेक। आइस पैक, जैसे आइस क्यूब्स होते हैं, उन आइस क्यूब्स को एक कपड़े में डाल के या किसी दूसरे तरह के प्लास्टिक के बहुत सारे कंटेनर्स आते हैं, उसमें डाल के, या फिर अगर आइस पैक भी नहीं है तो वेट क्लोथ, गीला कपड़ा तो होगा ही, ऑन द नोज एंड ऑन द बैक ऑफ द नेक। और नेक के बैक में भी रखना है, मतलब आपकी गर्दन के पीछे आपको गीला कपड़ा रखना है और साथ में नोज़ के ऊपर भी वो गीला कपड़ा रखना है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है, ब्रीथ थ्रू योर माउथ, डू नॉट ब्लो योर नोज फॉर अ फ्यू आवर्स आफ्टर द ब्लीडिंग स्टॉप्स। तो पहली बात तो आपको पता है कि शुरू से इंस्ट्रक्ट किया गया है कि कभी भी मुंह के रास्ते से सांस नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब नोज़ ब्लीडिंग होती है, वही एक अकेला सिचुएशन है जिस सिचुएशन आपको अपने मुंह के रास्ते से सांस लेना चाहिए होता है। और दूसरा, ब्लो नहीं करना, अपने नोज़ को ब्लो नहीं करना चाहिए होता है कुछ घंटे के बाद तक, ठीक है। जैसे अगर नाक से सर्दी निकालनी है आपको, तो बहुत लोग नोज़ ब्लो करते हैं, वो बहुत लोगों की आदत होती है, तो वो नहीं करना है। नाक में उंगली नहीं डालना है, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग, टेक द हेल्प ऑफ ए डॉक्टर। तो सीधी सी बात है कि जिस हद तक हम कंट्रोल कर पा रहे थे, उस हद तक तो हम अपनी तरह से बेस्ट एफर्ट देंगे। लेकिन जब लग रहा है कि उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा नोज़ ब्लीड, तो तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए होता है, ठीक है, पेशेंट को। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको कि नोज़ ब्लीड के केस में इस तरह से हमें बिहेव नहीं करना चाहिए होता, इस तरह से हमने अपना पोजीशन नहीं रखना चाहिए होता है, बल्कि इस तरह से हमारी पोजीशन होनी चाहिए। और साथ में गीला कपड़ा हमारे नाक के ऊपर और गर्दन के पीछे होना चाहिए। और गीले कपड़े से कहीं ज़्यादा अच्छा है अगर आइस पैक आपको मिल जाए, वो गर्दन के पीछे रख लो, नाक के ऊपर भी रख लो, ठीक है। लेकिन अगर आइस पैक नहीं मिलता, सभी के घर पे नहीं होता है, तो उस केस में गीला कपड़ा जो ठंडा पानी से गीला किया गया हो, अगर उसको रखते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है। फिर अगला टॉपिक है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जो होता है वो बहुत सारे लोगों में कॉमन है, क्योंकि आप लोग जो है खेल कूद करते हो और बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हो। पहले से ही बताया गया है सेफ्टी के बारे में, अगर आप ग्राउंड में खेल रहे हो तो वहाँ पे कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं, घर के अंदर हो तो कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं, ठीक है। तो सभी का आपको बताया, रोड पे अगर हो तो फिर कौन से सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। फिर भी फ्रैक्चर हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि आप लोग लापरवाही कर देते हो बहुत ज़्यादा। तो फ्रैक्चर के बारे में क्या कह रहा है, अ फ्रैक्चर इज़ अ क्रैक इन अ बोन। अगर आपकी हड्डी में कहीं से भी क्रैक आ गया, ठीक है, कहीं कहीं से हल्का सा टूट गया, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। जैसे इस पर्टिकुलर केस में दिखाया हुआ है, लेफ्ट साइड में एक ठीक ठाक बोन है जिसमें हल्का सा यहाँ पे क्रैक आया हुआ है। ऐसे सेकंड जो फिगर है इसमें भी यहाँ पे क्रैक आया हुआ है, हड्डी टूट गई है, तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। इन केस ऑफ फ्रैक्चर द विक्टिम इज इन ग्रेट पेन एंड इज अनेबल टू मूव द ब्रोकन लिम्ब। तो जब भी बॉडी का कोई भी पार्ट टूटता है, हड्डी टूटती है, वो ज़्यादातर 4 लिम्स होते हैं हमारे, 2 हाथ 2 पैर, तो ज़्यादातर करके हाथ और पैर का ही कोई पार्ट टूटता है। तो जब भी फ्रैक्चर होता है तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, और जो भी जिसका भी फ्रैक्चर होता है वो अपने किसी भी जिस पार्ट में ये क्रैक आया हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, वो पार्ट बिल्कुल भी नहीं हिला पाता है।
इन केस ऑफ फ्रैक्चर, अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ जाए हो तो आपको क्या करना चाहिए? कीप द ब्रोकन लिम्ब इन अ नेचुरल पोजिशन। ब्रोकन जो लिम्ब है, जो पार्ट आपका टूटा हुआ है, जो भी पेशेंट है, जो भी इंजर्ड पर्सन है, उसका जो पार्ट टूटा हुआ उसको वैसे ही छोड़ दें, उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दें, उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालें। फिर यूज़ अ स्प्लिंट स्लिप टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन लिम्ब। स्प्लिंट स्लिप क्या होता है कि पतली पतली फट्टियाँ होती हैं, लकड़ी की फट्टियाँ होती हैं, उसको साइड से लगा देते हैं हड्डी के किनारे किनारे और उसको बांध देते हैं बिल्कुल सॉफ्टली जेंटली, ताकि उस हड्डी को सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है। अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लोथ कैन बी यूज टू मेक ए स्लिंग। एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लोथ होता है, उससे स्लिंग बनाया जाता है। टाई ए फर्म बैंडेज अराउंड द जॉइंट। जॉइंट के अराउंड बिल्कुल फर्म बैंडेज बांधा जाता है। कीप द बैंडेज वेट विद कोल्ड वाटर। बैंडेज को हमेशा ही ठंडे पानी से ठंडा करके रखना है। टेक द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर। उसके बाद ये सारी बेसिक चीज़ें करने के बाद जब वो हड्डी को सपोर्ट मिल जाता है, फिर उसके बाद से आप स्लिंग भी बना लेते हो ट्रेंगुलर पीस ऑफ क्लोथ से। उसके बाद जो है बैंडेज जब आप लगा देते हो, बैंडेज को लगाने के बाद बार बार ठंडा उसको कर रहे हो पानी से, उसका तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होता है। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद वहाँ पे सारा का सारा बाकी अगला आगे का प्रोसेस हो पाता है। वहाँ पे वो पूरा बैंडेज प्रॉपर करते हैं। पहले कुछ दिनों के लिए वो एक टेम्प्रेरी बेसिस पे एक बैंडेज करते हैं, कास्ट लगाते हैं, उसको कास्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद एक परमानेंट टाइप का कास्ट लगाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक रहता है। उसका जब वो प्रॉपर ठीक हो जाता है, जो हड्डी अपनी जगह पे पहुंच जाती है और जुड़ने लगती है, उसके बाद से उस कास्ट को हटा दिया जाता है काट के। ठीक है। तो फ्रैक्चर के केस में ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है स्प्रेन। स्प्रेन मतलब होता है मोच। फ्रैक्चर में और स्प्रेन में यही डिफरेंस है कि जो स्प्रेन है वो मसल्स में आता है और जो फ्रैक्चर होता है वो बोन्स में होता है। बोन्स में क्रैक आ जाता है, उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। और स्प्रेन जो होता है वो जो है एकदम सडन चेंजेस आ जाते हैं जॉइंट्स में, मसल्स में, जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहाँ पे। तो स्प्रेन के बारे में कह रहा है कि अ ट्विस्ट इन अ जॉइंट सच एज द एंकल और रिस्ट कैन रिजल्ट इन अ स्वेलिंग एंड इज कॉल्ड अ स्प्रेन। तो एकदम से अचानक से जो है मोच आ जाता है, मुड़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं मोच और उसी को बोलते हैं स्प्रेन। ठीक है। डू नॉट मूव द स्प्रेन्ड जॉइंट। तो जो भी ये जॉइंट्स पे ही होता है जहाँ पे आप जहाँ से आप अपनी कलाइयों को मोड़ सकते हैं, आप अपने एंकल को मोड़ सकते हो, वही होता है, उसी पार्ट में ज़्यादातर करके मोच आता है। टाई एन इलास्टिक बैंडेज अराउंड द जॉइंट टू कीप इट फ्रॉम मूविंग। तो एक इलास्टिक बैंडेज होना चाहिए इसको टू कीप इट फ्रॉम मूविंग। कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ नेसेसरी। इस केस में बहुत सारे लोगों का ऐसे ही ठीक हो जाता है धीरे धीरे करके, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, गर्म पट्टी वहाँ पे बांधा जाता है, मूव वगैरह लगाते हैं। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो लिए जाते हैं। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो भी सेफ्टी मेजर्स थे वो हमारा क्लियर हो गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।